अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अब जब सबको पता चल गया था कि इनके पास में ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन बचे हैं कयामत आने से पहले, तो ये अपनी अपनी लाइफ जीना चाहते थे। साथ ही में स्वीडिश ब्रदर्स का एक भाई मर गया था और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है। जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर थोड़ी बहुत पोगो की हिस्ट्री बताई गई थी, वैसे ही इस एपिसोड के अंदर एलिसन की हिस्ट्री बताई जाती है। 1963 के अंदर जब एक एक करके सारे मेंबर्स आए थे तो एलिसन भी टेलीपोर्ट होकर यहीं पे गिरी थी। एलिसन के आने की टाइमिंग 1961 की थी। वो हर जगह घूमने लगती है और कई सारे लोग तो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। एलिसन असल के अंदर 2019 से आई थी, तो उस समय का ड्रेसिंग, उस समय का हेयर स्टाइल 1961 से तो काफी ज्यादा अलग थे, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऊपर से वो उस समय आई थी जिस समय वानिया का उसके साथ में एक्सीडेंट हुआ था। उसके वोकल कॉर्ड्स कटे हुए थे, वो कुछ बोल भी नहीं पाती। ऊपर से एक लड़के से हाथापाई होने के बाद कंटिन्यूअसली भागती जाती है और उसे उसी समय लेडीज पार्लर मिल जाता है जिसके अंदर वो घुस जाती है। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वहाँ पे अंदर जाने के बाद सारी की सारी ब्लैक लेडीज ही मिलती है। इसी के कारण वो एलिसन की जान बचा लेती है और उन व्हाइट लड़कों को वहाँ से भगा देती है। पता चलता है कि एलिसन वहीं पे रह के वहाँ पे काम करने लग गई। वहाँ का हेयर स्टाइल, वहाँ के कपड़े, सब कुछ उसने अपना लिए। सारे लोग उसे बहुत पसंद किया करते थे। कुछ ही टाइम बाद उसकी मुलाकात रेमंड से हुई। रेमंड यहाँ पे ब्लैक लोगों को इकट्ठा करके उन्हें मोटिवेट किया करता था कि कैसे ये लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक दिन एक लड़का एलिसन को भी इसी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होने के लिए कहता है। कई दिनों से रेमंड एलिसन को देख रहा था और आखिरकार एक दिन वो सबके जाने के बाद एलिसन से पूछ लेता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ की नहीं हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम रेमंड है। तब एलिसन उसे अपना नाम बताती है। कहीं न कहीं एलिसन भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस थी और ये वही दिन था जिसके बाद में एलिसन और रेमंड की शादी हो गई और वो दोनों साथ साथ रहने लगे। कहानी उस टाइम पे शिफ्ट हो जाती है जिस समय नंबर 5 ने लाइला को पकड़ लिया था और उसी समय हैंडलर वहाँ पे आ गई थी। नंबर 5 तो ये बात जान चुका था कि लाइला भी उन्हीं बाकियों के जैसे फाइट कर रही है जैसे कमीशन के बाकी लोग फाइट करते हैं, यानी कि नंबर 5 तो पहले ही पहचान गया था कि लाइला को जरूर किसी ने भेजा था। तब हैंडलर कहती है कि ये मेरी बेटी है और ऊपर से इकलौती बेटी है, तो इसे गला दबा के तो मेरे सामने मत मारो। नंबर 5 उसे छोड़ देता है और उसके बाद में हैंडलर लाइला को यहाँ से जाने के लिए कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लाइला बाहर जाके बैठ जाती है लेकिन सारी बातें सुनती रहती है। तब जाके नंबर 5 हैंडलर से पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो और ऊपर से मेरे भाई के पीछे तुमने अपनी बेटी को क्यों लगाया? हैंडलर यहाँ पे नंबर 5 के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आई थी। वो चाहती थी कि द कमीशन के हर एक इंसान को मार दिया जाए और खास करके तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स को मार दिया जाए। अगर बोर्ड ऑफ मेंबर्स मर गए तो वो नंबर 5 की मदद कर सकती है। वो नंबर 5 के पास इसलिए आई थी ताकि नंबर 5 खुद अपने हाथों से बोर्ड ऑफ मेंबर्स को मारे। तब नंबर 5 हैंडलर से पूछता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तब हैंडलर बताती है कि अगर तुमने मेरे लिए एक काम कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए सारी टाइमलाइंस चेंज कर दूंगी, तुम्हारे सारे भाई बहनों को 2019 में भेज दूंगी। नंबर 5 कहता है ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है, 2019 के अंदर कयामत आने ही वाली थी और ये बात तुमने खुद ने कही थी। तब हैंडलर बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर सब कुछ मेरे हाथ में रहेगा तो मैं इस साल की कयामत और इसी के साथ में 2019 की कयामतों को रोक दूंगी। तब नंबर 5 कहता है लेकिन ये आज तक किसी को नहीं पता कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग होती कहाँ पर है। लेकिन हैंडलर तो हैंडलर थी, उसे सब कुछ पता था कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग किसी टाइमलाइन के बीच में होती है और साल में 4 बार होती है। टाइम, लोकेशन, हर चीज के बारे में हैंडलर को पहले से ही पता था। नंबर 5 कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हें सोच के बताऊंगा। जिसके बाद सीन यहाँ लूथर, डिएगो और वानिया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लूथर और डिएगो के पास में इन्विटेशन लेटर आ चुका था और वानिया भी बहुत एक्साइटेड थी सर हार्ग्रीव से मिलने के लिए। लेकिन लूथर को ये प्लान बहुत ही बकवास लगता है कि उसे, यानी कि वानिया को डैड से कभी मिलना ही नहीं चाहिए। वानिया कहती कि मैं उन्हें जानना चाहती हूँ कि वो आखिर कैसे थे। तो लूथर बताता है कि बहुत ही बकवास इंसान थे, उन्होंने तुम्हें सबसे दूर रखा, कभी नहीं बताया कि तुम्हारे पास में पावर थी, इसी के साथ में तुम्हें ड्रग के पिल्स भी दिया करते थे। तो वानिया कहती है फिर तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। लेकिन लूथर का कहना था कि वो वहाँ पे सिर्फ बकवास करेंगे और हमें इवन समझेंगे भी नहीं। लेकिन फिर भी सर हार्ग्रीव से मिलना तो जरूरी ही था क्योंकि वही आखिरी होप है जो कि कयामत को रोक सकते हैं। जिसके बाद हम क्लाउस को देखते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो अपने भक्तों के पास लौट चुका है, तो वो भी प्रैक्टिस कर रहा था कि आज जाके वो अपने भक्तों को सब कुछ बता देगा कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। बैन उसे रोकना चाहता था क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि अपना फ्यूचर वगैरह सब कुछ छोड़ के आए थे बस क्लाउस के भाषण सुनने के लिए। लेकिन क्लाउस इन सब चीजों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था कि वो लोगों की जिंदगी बचाए, बल्कि वो तो अपना सच सबके सामने बताना चाहता था। असल के अंदर बैन क्लाउस के भक्तों में से एक लड़की को पसंद किया करता था, जिसके बाद में क्लाउस मना कर देता है कि वो बैन की बात तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा और जैसा उसका मन करेगा वो वैसा ही करेगा। वो सारे भक्तों के सामने जाता है, कपड़े तो उसने पहन नहीं रखे थे लेकिन फिर भी उसके सारे भक्त उसे सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। आखिरकार क्लाउस हिम्मत करके बोल देता है कि वो एक नंबर का फ्रॉड है, दारू पीता है, नशे करता है, ऊपर से उसने आज तक जो भी बोला है सब कुछ झूठ बोला है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन ये चीज भी उसके भक्त समझते हैं कि ये तो क्लाउस बाबा का चमत्कार है, क्लाउस बाबा का दिल इतना अच्छा है कि वो हम सब में से अपनी अपनी बुराइयां बाहर निकालना चाहते हैं और वो क्लाउस का जो पासा था वो बिल्कुल पलट जाता है। उसके सारे भक्त उसके और ज्यादा भक्ति करने लग जाते हैं और क्लाउस को समझ में आ जाता है कि उसकी बात कोई नहीं समझ सकता, इसी के कारण वो वापस से चला जाता है। सीन जिसके बाद में रेमंड और एलिसन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एलिसन रेमंड को सब कुछ बता चुकी थी लेकिन रेमंड बात मानने पे तैयार ही नहीं था कि आखिर एलिसन जो भी कह रही है वो सच भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। रेमंड कहता है कि इसे प्रूफ करके दिखाओ। जिसके बाद में एलिसन रेमंड को अपने साथ
में बाहर ले जाती है मस्त शॉपिंग कराने के लिए। वो व्हाइट लोगों की ऐसी शॉप में जाती है जहाँ पे ब्लैक लोगों का आना बिल्कुल मना था। जिसके बाद में एलिसन रेमंड को लेके जाती है जहाँ पे वही का व्हाइट आदमी रेमंड को कपड़े भी ट्राई करवाता है, इवन कई सारी चीजें खुद से गिफ्ट भी करता है। ये दोनों बड़ी खुशी खुशी बाहर आते हैं और रेमंड एलिसन की पावर्स को मान चुका था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके पास में सच में पावर्स है। इसी के साथ अब एलिसन को गुस्सा आ ही रखा था क्योंकि आखिरकार उसने अपनी पावर्स इतने सालों बाद यूज करी थी। तो वो उसी कैफे के अंदर जाती है जहाँ पे लास्ट टाइम काफी ज्यादा कांड हुए थे। वेटर इस बार भी एलिसन को देख के कहता है कि यहाँ पे ब्लैक लोगों का आना मना है, लेकिन इस बार एलिसन अपनी पावर्स का यूज करती है और उसी वेटर से चाय डालने के लिए कहती है। उस आदमी का हाथ बुरी तरीके से जलने लग जाता है। तब जाके रेमंड को बुरा लगता है कि आखिर एलिसन अपनी पावर्स को रोक क्यों नहीं रही है। एलिसन को गुस्सा आ रहा था इसीलिए उसने उस वेटर का हाथ जला दिया था। जिसके बाद में ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सीन जिसके बाद में लाइला और हैंडलर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हैंडलर यहाँ पे किसी तरीके का कोई गेम खेल रही थी और लाइला ने बाहर बैठे हुए वो बात सुन ली थी कि नंबर 5 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मारने का काम दिया जाना है। तो लाइला कहती है कि ये काम आखिर आप मुझे क्यों नहीं देती। तो हैंडलर कहती है कि मैं ये काम तुम्हें आखिर क्यों दूं, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। असल के अंदर कोई काम करना हो तो उसके लिए किसी बकरे के होने की जरूरत है। अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो सारा इल्जाम उस पे डाल दिया जाएगा। लेकिन लाइला को इस बात पे विश्वास नहीं था कि आखिर उसकी माँ ने उसे ये काम क्यों नहीं दिया। वो कहती है कि तुम फिर अब नंबर 5 का करना क्या है। तब हैंडलर बताती है कि नंबर 5 अभी तो हमारी बहुत काम का है, जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि उसका करना क्या है। अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार है तो फिर तुम मेरे कहने पे डिएगो को क्यों नहीं मार देती हो। लाइला का एकदम से मुंह बंद हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं लाइला डिएगो को बहुत पसंद करने लग गई थी और ये बात हैंडलर को भी समझ में आ गई थी कि लाइला डिएगो को पसंद करने लग गई है और उसके पीछे वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन लाइला ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी हैंडलर के सामने कि नहीं, वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। जिसके बाद में सीन बैन और क्लाउस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे बैन को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्लाउस बाहर जाके क्या फालतू की बातें कर रहा था और तभी बैन एकदम से क्लाउस के ऊपर झपटने के लिए आता और पता चलता है कि एकदम से बैन जो कि एक सोल था वो पहली बार क्लाउस की बॉडी के अंदर आ गया और ये दोनों एक दूसरे के आर पार हो गए। क्लाउस की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि उसके अंदर से एक आत्मा बाहर निकली थी। वो बड़बड़ा ही रहा था और तभी पीछे से डेव आ जाता है जो कि खुद क्लाउस को ढूंढता हुआ आया था। यहाँ दूसरी तरफ सीन एलिसन और रेमंड के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पे रेमंड एलिसन को कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने पहले भी पावर जरूर यूज करी होगी और अगर करी भी होगी तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। एलिसन कहती है कि तुम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हो, मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है और 2 साल के अंदर मैंने तुम पे कभी पावर्स यूज नहीं करी। तभी एलिसन के पास में भी लेटर आता है, यानी कि सर हार्ग्रीव्स ने एलिसन को भी मिलने के लिए बुलाया है। इसी के साथ सीन क्लाउस के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि डेव के साथ बाहर आ जाता है। क्लाउस डेव को उसकी एक एक चीज बताता है कि आखिर उसे कौन से गाने पसंद है, उसे खाने में क्या पसंद है, उसने कौन सी बुक पढ़ी है, उसे हर एक चीज बताता है। लेकिन अभी भी डेव को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्लाउस आखिर इतनी सारी सच्चाई कैसे बता सकता है। क्लाउस यहाँ पे ये नहीं बताता कि वो दूसरी टाइमलाइन से आया है, बल्कि वो ये बताता है कि वो एक बाबा है और इन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। आने वाले एक वॉर के अंदर डेव मारा जाएगा। डेव को अभी भी विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगता है। तब क्लाउस उसे आखिरी बार रोकता है और अपने गले में पहना हुआ पेंडल उसे देते हुए कहता है, ये देखो, ये तुम्हारी आखिरी याद बची है मेरे पास में, तुम वापस कभी नहीं लौटोगे, तुम्हें गोली लग जाएगी और तुम मर जाओगे। डेव इस बात से खुश था और क्लाउस को कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो मैं अपने देश के लिए मरूंगा और ऐसे ही मैं 1000 बार मर सकता हूँ। क्लाउस उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज मेरी बात समझो, तुम क्यों नहीं समझना चाहते। डेव कहता है कि मैं 8 साल बाद नहीं बल्कि आज ही ज्वाइन करने वाला हूँ। तुम्हारे जाने के बाद में हम आर्मी के अंदर चले गए और इसी के साथ कुछ ही दिनों के अंदर मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है। बेचारा क्लाउस डेव को रोक ही नहीं पाता और डेव वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ में क्लाउस के पास में भी लेटर आ जाता है सर हार्ग्रीव्स से मिलने का। सीन जिसके बाद में हैंडलर के ऊपर शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि हैंडलर स्वीडिश ब्रदर से मिलने के लिए आई थी। यहाँ पे 2 ही भाई थे क्योंकि एक भाई तो मर गया है और यहाँ पे हैंडलर ने एक चाल खेल दी। यहाँ पे उसने स्वीडिश ब्रदर के सामने एक बहुत ही अच्छा ऑफर रखा। हालांकि स्वीडिश ब्रदर इस समय हैंडलर को नहीं जानते थे कि वो भी कमीशन की ही बंदी है, लेकिन फिर भी हैंडलर इन दोनों की मदद कर देती है और साथ ही में ये बता देती है कि तुम्हारा भाई मर गया है और उसे जिसने भी मारा है मैं तुम्हें खुद उसका पता देती हूँ, वो भी लाइव लोकेशन के साथ में। उस लड़के का नाम डिएगो है और साथ ही में तुम जाके उसे मार सकते हो। जान करके डिएगो को मरवाना चाहती थी। इसी के साथ में शाम का वक्त हो जाता है और सारे के सारे भाई बहन अलग अलग करके उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सर हार्ग्रीव्स ने बुलाया था। सबको पता था कि कोई भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सारे के सारे भाई बहन एक ही लिफ्ट के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे लूथर ने लिफ्ट के अंदर गैस भी छोड़ दी थी। बेचारे सारे भाई बहन मरते मरते बचे और आखिर के अंदर बाहर आते हैं और बात करना शुरू करते हैं कि सर हार्ग्रीव्स से यानी कि फादर से ये लोग बात क्या करेंगे, लेकिन आपस में इन लोगों की बहस हो जाती है। इतनी ही देर में सर हार्ग्रीव्स की एंट्री होती है और सारे भाई बहन बैठ जाते हैं। सर हार्ग्रीव्स बताते हैं कि मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है कि तुम में से कोई भी इंसान किसी भी छुपी हुई डिटेक्टिव कंपनी से नहीं है, ना ही किसी दूसरे देश से है, ना ही नासा से है, ना ही ISI से है। तो आखिर तुम लोग हो कौन? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जिसके बाद में नंबर 5 बोल पड़ता है कि हम आपके बच्चे हैं, हम लोग दूसरी टाइमलाइन से आए हैं, 2019 से आए हैं। 1989 में आपने कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया था जिनके अंदर सुपरनैचुरल पावर्स थी, लेकिन सर हार्ग्रीव्स बात मानते ही नहीं है कि उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट भी किया है। तब यहाँ पे नंबर 5 और बाकी के भाई बहन वगैरह बताते हैं कि कुछ टाइम के बाद में आपको पता चलेगा कि कयामत आने वाली है। जिसके बाद में 1989 में आप 7 बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, इसमें से हमारा एक भाई मर गया है और हम सब के अंदर पावर्स हैं। लेकिन सर हार्ग्रीव्स नहीं मानते और कहते हैं कि मैं सिर्फ जिन चीजों
को आंखों से देखता हूँ, सिर्फ उन पे बिलीव करता हूँ। देखते ही देखते सब अपनी अपनी पावर्स बताने लगते हैं। लूथर यहाँ पे चाकू फेंकता है, लेकिन वो जान करके निशाना नहीं लगाता। इस बात पे खुद सर हार्ग्रीव्स कहते हैं कि तुम्हारा निशाना दूसरी बार भी मिस हो गया है, लेकिन इस बात से वो और ज्यादा भड़क जाता है। नंबर 5 बाकी लोगों की पावर्स बताने लगता है और आखिर के अंदर बात वान्या के ऊपर आती है। तो वान्या कहती है कि मैं चीजों को हैंडल कर सकती हूँ। सारे भाई बहन उसे रोकते हैं कि प्लीज 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 रुक जाओ, कुछ मत करो, लेकिन तभी वान्या वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। सारे फ्रूट्स के टुकड़े सबके ऊपर जाके गिरते हैं। सर हार्ग्रीव्स कहते हैं कि तुम यहाँ पे जो भी करने के लिए आए हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तभी डिएगो को गुस्सा आता है और वो खड़ा हो जाता है कि अगर आप हमसे रिलेशन नहीं रखते तो फिर आखिर ये क्या चीज है। आप प्रेसिडेंट की मौत का हिस्सा बने हुए हैं। 2 दिन के बाद में आप उसी जगह पे होंगे जहाँ पे प्रेसिडेंट मरने वाले हैं। सर हार्ग्रीव्स कहते हैं कि वाओ, बहुत ही अच्छी बात कही। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने केस सॉल्व कर लिया है, तुम लोगों को सारी चीजें पहले से ही पता है, तो तुम लोग दुनिया बचा क्यों नहीं लेते हो अगर कयामत आ रही है तो। वो डिएगो को बहुत बुरा भला कहते हैं कि तुम खुद को सुपर हीरो समझते हो, बल्कि तुम नथिंग हो, तुम कुछ भी नहीं हो, जिस कारण डिएगो रोने लग जाता है। इवन डिएगो की एक बहुत छुपी हुई बात सामने आ जाती है कि डिएगो जब इमोशनल होता है तो हकलाने लग जाता है। यहाँ पे बाकी के भाई बहन कुछ समझा पाते, लेकिन सर हार्ग्रीव्स इन सब लोगों की बात सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे और साथ ही में उठ के यहाँ से जाने लगते हैं। तभी बेन उन्हें समझाने के लिए आता है, सीधा क्लाउस की बॉडी में घुसने के लिए। तो क्लाउस अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। तब तो सर हार्ग्रीव्स को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि मुझे जो भी देखना था मैंने देख लिया और अब मुझे यहाँ से जाना है। सारे के सारे भाई बहन यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन नंबर 5 यहीं पे रुक जाता है बात करने के लिए। क्लाउस की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसी के कारण लूथर उसे उठा के बाहर लेकर आता है। डिएगो को गुस्सा आ ही रहा था कि उसे सर हार्ग्रीव्स की 12 तो बचानी है, इसी के कारण वो ग्रेस को कह देता है कि ग्रेस दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। वो ग्रेस को कहता है कि क्या आप जानती है कि सर हार्ग्रीव्स के साथ आप घूम रही हो वो कैसे इंसान है। वो प्रेसिडेंट को मारने की प्लानिंग में शामिल है। 2 दिन बाद के अंदर वो प्रेसिडेंट को मार देंगे, जिस चक्कर के अंदर बहुत बड़ी वॉर छिड़ जाएगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद ही उन्हीं से पूछ लेना। इसी के साथ में सर हार्ग्रीव्स सिर्फ और सिर्फ नंबर 5 से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम सबसे समझदार लगते हो। तब नंबर 5 बताता है कि असल के अंदर वो इन सबसे बड़ा है। बड़े से मतलब कि वो सर हार्ग्रीव्स से भी बड़ा है। उसने टाइम जंप किया और उसके बाद में उसकी सबसे पहले एज बढ़ गई। वो कई सालों तक एक जगह पे अटका रहा और दूसरी बार जब वो टाइम जंप करके लौटा तो उसकी एज कम हो गई। उसने कई बार गड़बड़ करी है, लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है कि कयामत आने वाली है, जिसके अंदर सर हार्ग्रीव्स उसकी मदद कर सकते हैं। सर हार्ग्रीव्स बताते हैं कि देखो, कयामत आना एक नॉर्मल बात है। आखिर तुमने जब टाइम जंप किया तो तुम्हें क्या क्या चीजें दिखाई दी, उस समय तुम्हें क्या फील हुआ। सर हार्ग्रीव्स की जो थ्योरी थी वही चीज नंबर 5 भी बताता है और साथ ही में ये भी कहता है कि मैंने बचपन के अंदर आपको बहुत तंग किया और आपकी कभी बात नहीं मानी। इस चीज से बस मैं पछताता रहा, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। असल के अंदर सर हार्ग्रीव्स को इस बात पे बिलीव नहीं था कि कभी कयामत आ सकती है, टाइमलाइन चेंज हो सकते हैं और इसी के साथ में टाइम जंप भी हो सकता है। इसी के कारण वो नंबर 5 को बस एक ही चीज कहते हैं कि तुम डायरेक्ट सदियों के अंदर टाइम जंप मत करो, बल्कि छोटे छोटे पलों के अंदर टाइम जंप करो। अगर मैं इसे गाइस क्लियरफाई करूं तो वो नंबर 5 को ये समझाना चाहते थे कि जब उसने लास्ट टाइम जंप करके 2019 में आया था, यानी कि वो बड़ा होने के बाद में जैसे बच्चा बदला था, तो उस समय उसको सदियों में जंप नहीं करना था, बल्कि उसको अपनी कैलकुलेशन ठीक रखनी थी। ये चीज नंबर 5 को बहुत बाद में जाके समझ में आएगी कि आखिर उसके फादर ने उसे कहा क्या था। जिसके बाद में सीन यहाँ गाइस एलियट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एलियट को पता चलता है कि उसके घर के अंदर जरूर कोई है और इसी समय यहाँ स्वीडिश ब्रदर पहुंच जाते हैं, जो कि बेचारे एलियट को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और पूछते हैं कि बता डिएगो कहाँ पर है। अब एलियट बेचारा इन सब लोगों का सगा था, वो किसी के बारे में नहीं बता सकता था, इसी के कारण उसने एलियट का पता नहीं बताया और इन स्वीडिश भाइयों ने एलियट को बहुत बुरी तरीके से जान से मार दिया। दूसरी तरफ यहाँ पे वानिया से मिलने के लिए सीसी आई थी और उसे समझाती है कि हमारी आज की कम्युनिटी ऐसी नहीं है कि वो 2 लड़कियों को एक्सेप्ट कर सके। असल के अंदर ये 1963 की टाइमलाइन थी, जहाँ पे लड़कियों को यानी कि गे या फिर लेस्बियंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था और इसी बात से सीसी को डर लग रहा था। लेकिन वानिया कहती कि मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगी जहाँ पे हमारी नई जिंदगी स्टार्ट होगी। लेकिन सीसी डरी हुई थी कि आखिर उसे समय चाहिए, वो ऐसे एकदम से इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। साथ ही में ये बात कार्ल को भी नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि उसका एक भाई है जो कि पुलिस के अंदर है और वो कभी भी इन्हें पकड़वा सकता है। कहीं ना कहीं सीसी भी तैयार थी वानिया के साथ में भागने के लिए। उसके बाद में ये दोनों किस करते हैं और यही चीज पीछे से खड़ा होकर कार्ल भी देख लेता है। जिसके बाद में डिएगो और लूथर जब एलियट के घर पे पहुंचते हैं तो इन्हें ब्लड के कुछ ड्रॉप्स दिखाई देते हैं और अंदर जाने के बाद इन्हें खुद एलियट दिखाई देता है, जिसका बहुत बुरी तरीके से मर्डर कर रखा था और इसी के साथ में उनके नीचे वाले हॉल के अंदर कुछ लिख रखा था। साथ ही में हमें आखिरी सीन के अंदर दिखाया जाता है कि हैंडलर से मिलने के लिए नंबर 5 खुद आता है, क्योंकि उसे पता था कि वो कयामत नहीं रोक सकता। इसका मतलब है कि अब आखिरी होप हैंडलर खुद है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मार दूंगा, इसके बदले में तुम्हें मुझे 2019 में भेजना है, वो भी मेरे सारे भाई बहनों के साथ में। हैंडलर और नंबर 5 के बीच में डील हो जाती है और इसी के साथ में गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।